हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सांची और आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 में दिया हुआ है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति ने ऑफर दिया, फिर दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रॉमिस बन गया, साथ में कंसिडरेशन भी मिला, कंसिडरेशन मिलने के बाद वो एग्रीमेंट बना। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट बना, अगर उसको हम लोग लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो और ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पार्टी को ऑप्शन है लेकिन अदर पार्टी में ऑप्शन ही नहीं मिला था, तो इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। और वाइड एग्रीमेंट है वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकता, तो वो वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। बट यहाँ पर ये टॉपिक 10 में, ये चैप्टर सेक्शन 10 में ये दिया हुआ है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब, यहाँ पे जो इफ लिखा हुआ है, इफ ये कंडीशन है, सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब तब होगा जब वो जो है कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट से बना होगा, या पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो डिक्लेयर्ड वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे देखिए इफ लगा हुआ है। इफ अगर सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कॉन्सेंट रहेगा, उसमें मान लीजिए सहमति जो है स्वतंत्र सहमति रहना चाहिए, उसमें जो है पार्टी जो है वो कम कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसमें कंसिडरेशन भी रहना चाहिए, समथिंग रिटर्न का कंसिडरेबल रहना चाहिए, और उसके बाद वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें इलीगल चीज नहीं होना चाहिए, और वो जो है डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 11 है, सेक्शन 10 है, और सेक्शन 10 में ये फ्री कॉन्सेंट आपको सेक्शन 14 में मिल जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया, दिया गया, और लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में सेक्शन 23 में दिया गया। ये तो है, जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन 10 है, जिसको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये सेक्शन 10 में दिया हुआ है। और एग्जाम में भी अगर कितनी बार ये पूछ देता है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें हम लोग को इसका आंसर, यही आंसर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग का सेक्शन 10 के बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन कैपेबल है, कौन कौन सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक व्यक्ति जो है वो कैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर उसका एज मेजोरिटी है, मेजर के एज में, मतलब एज उसका मेजर है, 18 एबव है, या फिर वो जो है साउंड माइंड का है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, साउंड माइंड का है, और वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया हो, जो जिस लॉ के द्वारा जिसके सब्जेक्ट का हो वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ हो। इसमें टेंसेस जो दिया हुआ है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, और ये एज ऑफ मेजोरिटी है। इसमें हम यहाँ पे एक पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे कि ये जो है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया गया, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा तो आपको मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये आपको वहाँ पे बताया जाएगा। अब ये सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 क्या बोलता है? व्हाट इज द साउंड माइंड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड मतलब होने के लिए, मतलब किस, व्हाट इज द साउंड माइंड। साउंड माइंड किसे कहेंगे? जब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ए पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड। वैसे पर्सन को साउंड माइंड कह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसका जो साउंड माइंड, वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं। इफ, यहाँ पे भी कंडीशन, इफ at that time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment to as it affects upon his interest। तो वो व्यक्ति जो है उसको कैपेबल होना चाहिए कि वो जो है वो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज़ को समझने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए, और वो अपने जजमेंट दे सकते हैं और देख सकते हैं, और वो उसका अपना इफेक्ट क्या हो रहा है, उसको अपना इंटरेस्ट क्या मिलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट करने से उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है, वो मतलब तो उसका वो सब चीज़ को समझ में आना चाहिए। और या फिर ए पर्सन इज हु इज अनयूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई व्यक्ति है वो हमेशा जो है अनसाउंड माइंड में रहता है, बट कभी कभी जो ओकेजनली जो है साउंड माइंड में आ जाता है,
तो वो व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड में हो। जो पर्सन है जो हमेशा अनसाउंड में रहता है लेकिन वो कभी मतलब अनयूजुअली साउंड मतलब वो साउंड माइंड में रहता अनसाउंड माइंड में रहता हो लेकिन वो ओकेजनली कभी कभी साउंड माइंड में आ जाता है, तो वैसा पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो जाए। अब यहाँ देखिए, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, कोई पर्सन है वो हमेशा साउंड माइंड का रहता है एंड बट ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, बट वो कभी कभी जो है अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वे नीज ऑफ अनसाउंड माइंड। वो व्यक्ति जो है वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब वो अनसाउंड माइंड का हो। मेनली यहाँ पे एक ही चीज़ दिया हुआ है, तीनों सेंटेंस में एक ही चीज़ दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो साउंड माइंड का हो, वो समझने के कैपेबल हो, वो अपना जजमेंट सोच सके, वो उसका वेलफेयर क्या है, उसका क्या इंटरेस्ट हो पाएगा, उसका क्या वो सब देख सके। एक इलस्ट्रेशन है, ये देख लेते हैं। A patient in a lunatic asylum who is at the intervals of sound mind may contract during those intervals। एक मरीज है जो लुनेटिक asylum में है, तो वो जो व्यक्ति है वो साउंड माइंड का है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस इंटरवल्स में भी। A sane man who is delirious from fever and who is so drunk that he cannot understand the terms of contract। एक सेन मैन है जो फीवर से पूरा वो उससे फीवर है, वो बीमार है और वो जो है ड्रंक किए हुए, वो नहीं समझ सकता है कि वो जो है वो टर्म्स और कंडीशंस को नहीं समझ सकता है कि वो क्या उसका टर्म्स क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है वो समझ नहीं सकता, वो उसके जजमेंट्स को नहीं दे सकता, वो अपने इफेक्ट्स वो अपने उसके इंटरेस्ट का जो इफेक्ट्स के बारे में जो है वो नहीं जजमेंट कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो है उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 जो है ये जो है इस सेक्शन में बताया गया है। और इस सेक्शन में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। एंड थैंक यू।